नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण और आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस में। तो अति व्यस्तता के चलते हुए भी एक छोटी सी क्लास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपकी नियमितता बनी रहे, आपको ऐसा ना लगे कि क्लास जो है बंक हो गई है ना। तो रीतिकाल की लगभग हमने सेकंड ग्रेड की दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से किया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई है। फिर भी कुछ अगर आपको, जैसे मैंने देखा था एक कमेंट में एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक जवां दानी का रखने वाला ऐसा कभी दूसरा नहीं हुआ। ये परिभाषा भी घनानंद की इंपॉर्टेंट थी जो शायद मैंने यहाँ लिखने में चूक कर दी। तो बढ़िया बात है, स्टूडेंट्स कमेंट लिख के बता देते हैं कि सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस अभ्यर्थी का मैं अभिनंदन करता हूँ। फिर भी मैंने आज कोशिश की है कि कुछ भी वंचित नहीं रहे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आधुनिक काल का। एक छोटी सी क्लास है लेकिन स्टार्टअप दे रहे हैं ताकि कल से हम भारतेंदु युग में ढंग से प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, आधुनिक काल जो था, कोई सा भी वाद हो, कोई सा भी काल हो, एक काल के विरोध में ही उसका उदय होता है। वैसे ही आधुनिक काल रीति काल के बाद में चौथे नंबर पे आता है और आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक नए युग की शुरुआत थी, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी शुरुआत की। तो शुरुआत देखते हैं कि आदि का या आधुनिक काल की शुरुआत 1850 ईस्वी से मानी जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ मान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ तक तो रीतिकाल चला और इससे आगे आधुनिक काल है, इधर जो है वो रीतिकाल है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, बल्कि धीरे धीरे कोई काल में परिवर्तन आता है। तो भारतेंदु का जन्म वर्ष 1850 है, तो कुछ विद्वान कहते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत 1850 से मान ली जाए क्योंकि तब भारतेंदु का जन्म हो चुका था। तो भारतेंदु का जन्म हो चुका था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कविताएं या जो भी काव्य लिखना स्टार्ट कर दिया था, ऐसा भी नहीं था। तो हमारे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि साहब आप इसकी शुरुआत जो है वो 1857 ईस्वी से मान लीजिए। कहाँ से माने? 1857 ईस्वी से मान लीजिए, क्योंकि इस समय स्वतंत्रता संग्राम जो था वो हुआ था और एकदम से देश की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी। तो 1857 से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जा सकती है। अब जो था वो दरबारी काव्य वगैरह नहीं था, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अब दरबारी और रीति काव्य का स्थान जो है वो जन काव्य ने ले लिया था। अब तक जो दरबारी काव्य लिखा जा रहा था, अब जन काव्य लिखा जाने लगा। इतने दिन तक दरबारी संस्कृति देखने को मिलती थी, अब लोक जीवन देखने को मिलने लगा था। तो इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र जो है इस काल को क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है, क्योंकि अब रीति काल को दरबारी काव्य का स्थान किसने ले लिया था? जन काव्य ने ले लिया था। तो 1857 लेकिन हिंदी इतिहास के, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, डॉक्टर ARC आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, वो कहते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत जो है वो 1843 से लेकर 1927 ईस्वी तक मानी जाए। 1843 यानी वो 1850 से भी पहले ले जाते हैं कि 43 से लेकर 27 तक आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाए। तो साहब आधुनिक काल की शुरुआत तो हमने 1843 मान ली, लेकिन आपने भारतेंदु युग का उदय जो है वो 1868 से माना है। तो फिर ये जो 43 से लेकर और 68 के बीच में जो 25 वर्ष है, इनका क्या करें? तो वो कहते हैं साहब इस 25 वर्षों के काल को संक्रांति काल कहकर पुकारा है। क्या काल, कौन सा काल कहा गया है? संक्रांति काल। यानी वो कहते हैं आधुनिक काल की शुरुआत तो 1843 में हो चुकी थी, लेकिन भारतेंदु युग की शुरुआत जो है वो भारतेंदु की एक पत्रिका है कवि वचन सुधा, जो 1868 में निकली थी, वहां से भारतेंदु युग की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। तो बिल्कुल सब मतभेद हैं, कुछ कह रहे हैं कभी का मानो, कुछ कह रहे हैं कभी का मानो, लेकिन मैं कहता हूं मेरी मानो। रात 9 बजे, ठीक आज रात 9 बजे, ये वीडियो जब तक आप मिलेगा तब तक शायद 9:05-7 हो चुके होंगे, टेस्ट अपलोड हो चुका है। हिंदी पॉइंट ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ टेस्ट अपलोड हो चुका है। आपको वो टेस्ट कंप्लीट करना है। डेली आपको टेस्ट मिलता रहेगा। राजस्थान अध्ययन की 9वीं 10वीं किताबों से जो टेस्ट है वो अपलोड हो चुका है, इसलिए वो टेस्ट बिल्कुल भी वंचित ना हो। अगर आपने नहीं दिया है तो इस वीडियो देखने के बाद वो टेस्ट जरूर देवें, ठीक है।
तो इसका काल कवि वचन सुधा से 1868 माना गया है। ये बात भी क्लियर हो जाती है, बिल्कुल। और इस 25 वर्षों के काल को क्या कहा गया है? संक्रांति काल। अब देखिए, आधुनिक काल जो है उसे हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल। तो साहब, पहला स्वर्ण काल कौन सा है? भक्ति काल है। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, पहला स्वर्ण काल जो है वो भक्ति काल है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया था और बहुत ही बढ़िया साहित्य लिखा गया था। आधुनिक काल में भी हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया था। फिर बात आती है कि छायावाद को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी में जैसा काव्य छायावाद में लिखा गया, वैसा साहित्य पहले कभी नहीं लिखा गया था। तो ये अपने आप में ये भी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद को खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर बात है। नामकरण देखते हैं तो देखेंगे, ARC ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, और इस गद्य काल को इन्होंने 3 उत्थानों में बांटा है। कितने उत्थानों में बांटा है? 3 उत्थानों में बांटा है। ARC आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारते हैं और इस गद्य काल को 3 उत्थानों में बांट देते हैं। मिश्र बंधु जो हैं वो आधुनिक काल को वर्तमान काल कहकर पुकारते हैं। सेकंड ग्रेड के साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके सिलेबस में साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, काल निर्धारण, प्रवृत्तियां, कालों का नामकरण, यही नामकरण, कालों का नामकरण और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहकर पुकारा है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ बस 5 मिनट क्लास खत्म करके बात करता हूँ। ठीक, तो ये आधुनिक का जो मिश्र बंधु है, इन्होंने वर्तमान काल कहकर पुकारा है, वर्तमान काल कहकर पुकारा है। उसके बाद देखो, राम कुमार वर्मा, HPD, GCG, ये 3 हैं। राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और GCG, गणपति चंद्रगुप्त, इन तीनों ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? आधुनिक काल कहकर ही पुकारा है। तो नामकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे याद रखें। देखो, नियमितता, मैं कहता हूं ना कि कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम, जैसे आप लोगों को भी आता है, सर आज शादी में जाना था, सर आज क्लास नहीं देख पाई, आज मैंने क्लास लेट देखी थी, ऐसे मैसेज आते हैं ना। तो काम सबके हो जाते हैं, लेकिन आपके काम होता है तो नुकसान नहीं होता, मेरे काम होता है तो आपका नुकसान होता है, क्योंकि आप वेट करते हैं। सबसे खास बात यह है, आज एक कमेंट पढ़ा था मैंने, और कमेंट में था कि सर आपके इस मुहिम को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, आपसे हमारा वादा है। मैं उस स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरा मनोबल बढ़ाते हैं कि चलो एक दिन ऐसा आएगा और इस अगले 6 महीने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें शायद जो मेरा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का, वो शायद पूरा हो जाए। हिंदी के 1 लाख होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे अभी तक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। देखते हैं, ईश्वर की कृपा तो है ही और आप लोगों का साथ है तो पहुंचेंगे जरूर और बेस्ट कंटेंट देंगे, है ना। तो आधुनिक काल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? आधुनिक काल। राम कुमार वर्मा, HPD और गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल कहकर पुकारा है। बच्चन सिंह भी क्या कहते हैं? आधुनिक काल ही कहते हैं। और उन्होंने क्या किया? इस आधुनिक काल को 3 उपभागों में बांट दिया। बच्चन सिंह आधुनिक काल को आधुनिक काल कहकर उसे 3 उपभागों में बांट देते हैं। पहला काल नव जागरण, एक नया जागरण था, बिल्कुल। अब रीति काल से हम नए काव्य की ओर आ चुके थे, अब हमारा वैसा दरबारी संस्कृति वाला काव्य नहीं था। दूसरा स्वच्छंदतावाद, समझ सकते हो, छायावाद, है ना। इसमें भारतेंदु और द्विवेदी दोनों आ जाते हैं। इसमें आता है केवल छायावाद, और ये उत्तर स्वच्छंदता यानी प्रगति, प्रयोग, नई कविता, ये सारा इसमें आ जाता है। देखिए, ये पहली शुरुआत बच्चन सिंह ने मानी है 57 से, मानिए कि नहीं मानिए। दूसरी शुरुआत मानिए 1920 से 1938। देखिए, जब हम छायावाद करेंगे ना, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत से कई विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने छायावाद का काल 1920 से 1938 माना है, जबकि 1918 से 1936 है, और वही मानना उचित है। क्यों मानना उचित है उसके कारण, उसके लिए मैं तर्क दूंगा आपको। क्योंकि 1918 के आसपास छायावादी रचनाएं, पंत की जो है वो गिरजे का घंटा, निराला की जूही की कली 16 में, प्रसाद की झरना 1918 में,
और 1918 में पल्लव जो है उसमें भी कुछ पंत की कविताएं आ गई थी, तो इस कारण से 1918 मानते हैं। और 1936 में अंत इसलिए मानते हैं क्योंकि कामायनी 1935 में लिखी गई थी, वो अंतिम छायावादी रचना जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कही जा सकती है। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी विदेश में 1935 में हो चुकी थी। तो भारत में 1936 में लिखा हुआ मिलता है अपने को, तो इस कारण से वो 1836 है। लेकिन स्वच्छंदतावाद का बच्चन सिंह ने काल जो है 1920 से 1938 माना है। उत्तर स्वच्छंदतावाद 1938 से अब तक है। ये 1938 सन भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है वो 1938 में लिखा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बच्चन सिंह ने आधुनिक काल को 3 उपभागों में बांटा है, नवजागरण, स्वच्छंदतावाद, उत्तर स्वच्छंदतावाद। अब है भारतेंदु युग। इसकी शुरुआत करेंगे आज हम, बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि जल्दबाजी में फिर मज़ा नहीं आता है। तो हम बढ़िया तरीके से कल भारतेंदु की शुरुआत करेंगे और देखते हैं हम उनके मौलिक और अनुदित नाटकों को 1 सेकंड में कैसे याद करते हैं। कल की क्लास बहुत शानदार होगी। तो देखिए, गणपति चंद्र गुप्त आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा। बिल्कुल, भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य लिखे गए थे। प्रबंध काव्य भारतेंदु में देखने को नहीं मिलता है। आपको नोटिस कर लेना आपने इन चीज़ों की, और आज तक कभी नोटिस नहीं किया होगा जो साहित्य पढ़ने वाले साथी हैं। भारतेंदु काल में प्रबंध काव्य नगण्य थे, है ना। तो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं ये आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा है, जबकि गणपति चंद्रगुप्त द्विवेदी युग में कहेंगे आदर्शवादी प्रबंध गीति परंपरा, क्योंकि वो प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए थे। वहां पर साकेत लिखा गया था, वहां पर लिखा गया था, नहीं लिखा गया था, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद, प्रिय प्रवास, वेदही वनवास, चौखे चौपदे, चुपदे चौपदे, है ना। तो इसे आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा कहकर पुकारा है। और इस काल का जो नामकरण है वो भारतेंदु के नाम पर होता है, और भारतेंदु को आधुनिक काल का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत, आधुनिक काल के अग्रदूत भारतेंदु के नाम पर ही भारतेंदु काल का नामकरण किया गया है। इस समय रीति काव्य का स्थान जन काव्य ने ले लिया था, और जनता में एक जागरण मतलब कह सकते हैं कि जनता जागृत होने लग गई थी। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इस काल को पुनर्जागरण काल कहकर पुकारा है। इस समय पद्य की भाषा ब्रज थी, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली हो चुकी थी। द्विवेदी काल जब आएगा तब ब्रज भाषा के स्थान पर पद्य में भी खड़ी बोली का शेषव काल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो ध्यान रखें खड़ी बोली का प्रथम कवि जो हैं वो हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। मैं फिर से जो साथी अभी आए हैं क्लास में वो उनको बता दूं, रात 9 बजे ठीक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजकर लगभग 36 मिनट हो चुके हैं। इसका मतलब आपको पता लग गया ये क्लास मैंने अभी जस्ट रिकॉर्ड की है। 8:36 हो चुके हैं। 9:10 से 15 के बीच आपको ये क्लास कंप्लीटली मिल जाएगी, और तब तक आप इस क्लास को देखकर टेस्ट जरूर रिकॉर्ड देखें। तो देखिए, उत्तरी भारत में खड़ी बोली का प्रथम कवि खुसरो है, और हिंदी पॉइंट ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आप देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उत्तरी भारत में कवि गंग, खड़ी बोली का प्रथम कवि जो है वो तो खुसरो है, लेकिन उत्तरी भारत में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? कवि गंग है। कवि गंग है, बिल्कुल। मतलब आधुनिक क्या कवि गंग तो भक्ति काल के कवि हैं। कवि गंग वही हैं। कवि गंग पश्चिमी लगावत शंकर के अहिलोचन बीच पड़ी झलके, ताही फुकार शशि के लागी, अमृत बूंद पड़ी टपके, वनराज उठे गर जाए रहे, तब नंदी सुर भाग गए डर के, कवि गंग कहे सुन सा अकबर, तब गवर हंसी मुख यूं करके। तो ये वही गंग कवि हैं। कवि गंग तक उत्तरी भारत में कवि गंग, उत्तरी भारत में कवि गंग, और दक्षिण भारत में है इनकी रचना। कवि गंग की रचना कोई बता सकता है? चलो आप कमेंट बॉक्स में आज कवि गंग की जो रचना है वो बताओ, देखें किस किस को याद है। फटाफट कवि गंग की रचना, 2 सेकंड आपको दूंगा। कवि गंग की रचना बताएं, देखें मुझे भी तो पता चले आपको याद है कि नहीं है। इतनी देर में कमेंट कर दिया होगा। कवि गंग की रचना बताएं। देखिए, कवि गंग की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन सी रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा। उत्तरी भारत में खड़ी बोली, लेकिन ध्यान रखना ये जो चंद छंद वर्णन की महिमा ये गद्य में थी। किसमें थी? ये गद्य भाषा में थी। और दक्षिणी भारत में थे मुल्ला वजही। मुल्ला वजही की रचना है सब रस। कौन सी है? सब रस कुतुब मुस्तरी। सब रस और कुतुब मुस्तरी, है ना। तो ये दक्षिण भारत में खड़ी बोली के। ARC कहते हैं
ARC कहते हैं कि शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम प्रौढ़ लेखक जो हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम प्रौढ़ लेखक, प्रौढ़ शब्द को याद रखना, प्रथम प्रौढ़ लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने भाषा योग वशिष्ठ लिखा था, भाषा योग वशिष्ठ लिखा था। और शुद्ध व परिमार्जित खड़ी बोली के दूसरे लेखक कौन हैं? तो पंडित दौलत राम हैं, जिन्होंने पद्म पुराण लिखा था, 1771 ईस्वी में लिखा था। कौन सा लिखा था? पद्म पुराण 1771 ईस्वी में लिखा था। तो ये आपकी आज की क्लास है, संक्षिप्त है, लेकिन आपको एक आधार और एक स्टार्टअप दे दिया है इस क्लास ने कि अब हम आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं और कल से हम भारतेंदु के किस तरह से अनुदित नाटक हैं, किस तरह से हम पता करेंगे कि भारतेंदु के जो भारत दुर्दशा है वो 80 में लिखा गया था। भारत दुर्दशा जो है, अच्छा सॉरी, अभी तक तो वो बाकी है, हाँ एक चीज़ बाकी है, अभी तक भारतेंदु नहीं, कल तो भारतेंदु की शुरुआत तक पहुंचेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि खड़ी बोली विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान था, खड़ी बोली के विकास में सदासुख लाल नियाज, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इनका क्या योगदान था, किसकी भाषा में पूर्वीपन अधिक था, किसकी भाषा में पंडिताऊपन अधिक था, किसकी भाषा में उर्दूपन अधिक था, किसकी भाषा में जो है किसने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने का प्रयास किया, है ना, और खड़ी बोली शब्द कहाँ सबसे पहली बार प्रयुक्त हुआ था, इस खड़ी बोली का नामकरण खड़ी बोली किस ग्रंथ में होता है, किसने किया, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अति व्यस्तता के चलते हुए थोड़ी क्लास आज 10-15 मिनट छोटी रह गई है, कोई बात नहीं, हम नियमितता बनी रहे इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो हम कल मिलते हैं ठीक रात 9 बजे। टेस्ट अपलोड हो चुका है, आप टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि एंड गुड लक।